हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है मोज़लेस लॉ एंड इट्स एक्सप्लेनेशन बाय बोहर्स थ्योरी। अपनी पिछली वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे भी आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो आज की हम बात करते हैं मोज़ले ने क्या बताया कि अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है तो एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि कैथोड रेज को हम उस पर डालते हैं, किसी एलिमेंट के ऊपर टक्कर लगवाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसके इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। एलिमेंट्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो होते हैं बाहर की ऑर्बिट के, जैसे कि अगर ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ आपको पता है के शेल होती है, एल शेल होती है, एम शेल होती है। तो ये शेल्स होती हैं, इनका जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। के की वैल्यू 1 होती है, एल की वैल्यू 2 होती है, एम की वैल्यू 3 होती है, एन की वैल्यू 4 होती है। तो जनरली जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर कोई इनर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, जैसे कि K = 1 का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, एक ये हो गया। सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ये बाहर निकल गया, किसी कारण से आपने बाहर कर दिया। बाहर करने के लिए इसके ऊपर आप क्या डालते हो, कैथोड रेज डालते हो। वो कैथोड रेज किसी एलिमेंट के अंदर तक घुस के उसके किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है। तो जैसे ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी और किसी हायर ऑर्बिट का कोई इलेक्ट्रॉन अंदर जंप कर सकता है, इससे ऊपर का जंप कर सकता है, इससे ऊपर का भी जंप कर सकता है। सबकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। अगर ये एल इलेक्ट्रॉन के में जंप कर गया है तो यहाँ से एक वेव इमिट होगी, इसे हम बोलेंगे के अल्फा। अगर उससे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जैसे कि एम का इलेक्ट्रॉन के में जंप किया है तो जो है एक वेव इमिट होगी जिसे बोलेंगे के बीटा। और इससे ऊपर वाला अगर जंप किया है तो ये होगी के गामा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्स रेज की हमें सीरीज़ मिलती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज बोलते हैं। अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं जो हमने किया था, तो लैम्डा इधर लेते हैं और इधर हम क्या लेते हैं, इंटेंसिटी लेते हैं। तो दोनों में ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये तो हो जाती है आपकी कंटिन्यूस एक्सरे, और इस कंटिन्यूस में कहीं कहीं पीक्स आते हैं। ये जो पीक आते हैं ये होती है के अल्फ़ा, के बीटा एंड के गामा। ये जो है एक सीरीज़ बन जाती है, के सीरीज़। इसी तरीके से एल सीरीज़ हो जाती है और उसके बाद में एम सीरीज़ भी होती है। ठीक है, तो एल सीरीज़ का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से एल में जंप कर रहा है। ठीक है, के सीरीज़ का मतलब है हायर ऑर्बिट से के में जंप कर रहा है। पहली ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो आपको क्या मिलेगी, के सीरीज़ मिलेगी। हायर से अगर सेकंड में जंप कर रहा है तो एल सीरीज़ मिलेगी। हायर से अगर थर्ड में जंप कर रहा है तो एम सीरीज़ के आपको वेव्स मिलेंगी। तो यहाँ पर जो मोज़ले साइंटिस्ट था उसने क्या किया, जो के सीरीज़ है, के सीरीज़ का भी बल्कि के अल्फ़ा लिया, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग एलिमेंट सेलेक्ट किए और उसकी जो है के अल्फ़ा लाइन को सेलेक्ट किया और उसकी फ्रीक्वेंसी देखी। तो फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट और एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जेड, दोनों के बीच में उसने ग्राफ प्लॉट किया। तो उसने देखा कि ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है इस तरीके से। अगर हमने के अल्फ़ा के लिए देखा तो ये स्ट्रेट लाइन आता है, के बीटा के लिए देखा तो ये भी क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। और अगर हम एल के लिए देखेंगे तब भी स्ट्रेट लाइन आता है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, उसका स्क्वायर रूट और जेड के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया तो वो स्ट्रेट लाइन आया। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर जेड। दोनों के जो हैं प्रोपोर्शनल संबंध है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोज़लेस लॉ बोलते हैं। तो उसने देखा कि इनमें रिलेशनशिप क्या आती है, क्लोजली रिलेट होती है ये, √μ = k इंटू जेड माइनस बी, जहाँ के और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। और अलग अलग सीरीज के लिए या बल्कि अलग अलग के अल्फ़ा या के बीटा अगर चेंज भी कर दोगे तो तब भी के और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। के एंड बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, के एंड बी कॉन्स्टेंट है। और बी को तो हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। इसे स्क्रीनिंग क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली लॉ है √μ = k इंटू जेड माइनस बी। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। यही आपका मोज़ले लॉ है। तो इससे पता क्या चला कि
मेन जो करेक्टरिस्टिक्स है यानी कि मेन प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट की, वो क्या है, उसका एटॉमिक नंबर जेड है, ना कि एटॉमिक मास। शुरू में मेंडलीफ ने माना था अपनी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है, और उसने मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था एलिमेंट्स को। जबकि मोजले लॉ आने के बाद में पता चला कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट की, और पीरियोडिक टेबल को फिर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। तो इसे हम एक्सप्लेन करेंगे बाय बोहर्स थ्योरी। तो बोहर ने क्या बोला था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो इसमें जो वेव निकलती है, जैसे ये के अल्फा लाइन निकल रही है, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है 1/λ का फॉर्मूला क्या आता है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ 1/λ इज इक्वल टू होता है r/z² 1/nf² माइनस 1/ni², कि फाइनली वो किस ऑर्बिट में जंप कर गया और इनिशियली किस ऑर्बिट में था, वो स्क्वायर्स जो है वो डिवाइड में रखे जाते हैं 1 के अपॉन में। और जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब यह है कि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। और आर क्या है तुम्हारा, रिडबर्ग कांस्टेंट, आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट। तो अब अगर हम इसे के अल्फा के लिए देखें तो के अल्फा के टाइम पे क्या होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो चुका है तो उसके अंदर यहाँ वैकेंसी है। तो अब जो है, क्योंकि सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज कितना था पहले, जेड, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि पहले से है यहाँ पर के शेल में पहले से है, और एल का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो एल वाले इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिव चार्ज कितना महसूस होगा भाई, जेड तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पहले से अंदर की ऑर्बिट में, तो जेड में से 1 को माइनस कर लेंगे, यानी जेड -1 विल बी इफेक्टिव चार्ज। तो आर की जेड की जगह पे क्या रखेंगे, फॉर के अल्फा, जेड की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, जेड -1 इफेक्टिव चार्ज से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पे हमें मिल जाएगा 1/λ इज इक्वल टू आर जेड -1 का होल स्क्वायर 1/n फाइनल। फाइनल क्या था, कौन सी ऑर्बिट में जंप कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड से जंप कर रहा है तो 2 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने के बाद में आर जो है वो कांस्टेंट, उसके साथ में सॉल्व करने के बाद में, और 1/λ जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, भाई लैम्डा क्या होती है, सी इज इक्वल टू होती है न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा C/न्यू। ये यहाँ रिप्लेस करते ही न्यू जो है वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी लगा रहे हैं और इसे कॉन्स्टेंट्स में ले रहे हैं, प्रोपोर्शनल आ जाएगा जेड -1 का होल स्क्वायर में। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा जेड -1 के, और प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू के इंटू जेड -1। तो यहाँ पर के अल्फा लाइन के केस में ये जो B है, इसके अंदर यहाँ जो B है, B की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है वो प्रोपोर्शनल है जेड -1 के। एटॉमिक नंबर में से क्या माइनस हो गया, 1। तो ये जो 1 है ये किस वजह से आया था, अंदर के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग की वजह से या स्क्रीनिंग की वजह से, इसीलिए इसे बोलते हैं, ये जो B है यहाँ पे जो B होता है इसे क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट या शील्डिंग कॉन्स्टेंट। और अगर एल सीरीज के लिए अगर हम यही सब कुछ देखते तो यहाँ पर इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 की जगह पे आती है 7.4, क्योंकि अंदर जो है बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 और 8 कितने होते हैं, 10, और 8 में से 1 आपने रिमूव कर दिया तो बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। लेकिन उसकी इफेक्टिव जो शील्डिंग आती है फॉर एल सीरीज, इफेक्टिव शील्डिंग जो आती है वो 7.4 आती है, यानी कि B की जगह पे आप कितना रखते हो, 7.4। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।